Bhavna Sahani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with a new video for class 10th. And in this video, we are covering the chapter of history, the age of industrialization. अब आप जैसे कि अपनी हिस्ट्री की बुक चेक करेंगे तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हैं और हर एक 6 टॉपिक की मैंने एक एक वीडियो अलग से बनाई है। मोर ओवर इसके अलावा मैंने इसकी 6 वीडियो एक्स्ट्रा बनाई है, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई है। तो 6 टॉपिक वीडियोस एंड 6 वीडियो फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर ईच वीडियो। इसके अलावा आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस फॉर assertions एंड रीजंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज कराई जाएंगी एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, साथ ही साथ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज भी होंगे। तो आप जिसने ये सारी वीडियोस देखनी है, काइंडली रेफर टू द लिंक व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे तो आपको बुक ओपन करते ही, ये चैप्टर ओपन करते ही आपको ये इमेज दिखाई देगी। ऑलराइट, आपको ये इमेज दिखाई जाएगी और इस इमेज में बेसिकली क्या है, 1900 में, ऑलराइट, 1900 में एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे जिनका नाम था E.T. पॉल। उन्होंने एक म्यूजिक बुक बनाई थी और उस म्यूजिक बुक का ये कवर पेज था। ऑलराइट, और इस कवर पेज पे क्या अनाउंस किया गया था, डाउन ऑफ द सेंचुरी। ऑलराइट, dawn of the century, that means dawn means early morning, this is the early morning of the new century, new century शुरू हो रही है 1900। तो E.T. पॉल ने ये जो कवर बुक बनाया था, कवर पेज बनाया था, इसमें अनाउंस किया था dawn of the century। अब जैसे कि आप एक कवर पेज देख सकते हैं, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में एक गॉडेस लाइक फिगर है, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे सेंटर में एक गॉडेस लाइक फिगर है और ये जो गॉडेस लाइक फिगर है हमारी, ये है हमारी एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर डिस्क्राइब करने आ सकती है। तो दिस इज द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। इन्होंने अपने हाथ में एक फ्लैग पकड़ा हुआ है, दैट इज द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी, मतलब दैट इज डिनोटिंग कि न्यू सेंचुरी शुरू हो रही है। देन यू कैन सी शी इज पर्चिंग ऑन द व्हील विद द विंग्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये विंग व्हील है, व्हील के साथ विंग्स लगे हुए हैं, शी इज पर्चिंग ऑन द व्हील विद द विंग्स। और ये व्हील विद द विंग्स क्या डोनेट कर रहा है, इट इज डोनेटिंग टाइम। ओके, एंड नाउ वेयर इज शी फ्लाइंग, शी इज फ्लाइंग टू द फ्यूचर। तो ये कहाँ फ्लाई कर रही है फिगर, ये प्रोग्रेस की एंजल जो है ये कहाँ फ्लाई कर रही है, ये फ्यूचर में फ्लाई कर रही हैं। और आप इनके पीछे देखते हैं कि ये प्रोग्रेस की निशानियां हैं, रेलवे, शिप्स, फैक्ट्रीज, लोकोमोटिव्स, ये सब लगे हुए हैं। तो बिहाइंड हर इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो इसी पिक्चर को मैंने इस ब्लू बॉक्स में डिस्क्राइब किया हुआ, ध्यान से देखिए, सेंटर में है गॉडेस लाइक फिगर, दैट इज द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। इन्होंने हाथ में एक फ्लैग पकड़ा हुआ है, न्यू सेंचुरी का फ्लैग। शी इज पर्चिंग ऑन द व्हील और वो व्हील्स के आसपास विंग्स लगे हुए हैं, दैट इज सिंबलाइजिंग टाइम। तो शी इज मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, उनकी जो फ्लाइट है वो उन्हें फ्यूचर में लेके जा रही है। और इनके पीछे जो है दे आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस। और इस साइंस ऑफ प्रोग्रेस में आपको क्या दिखेगा, रेलवे, कैमरास, मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। ऑलराइट, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। उसके बाद अब हम देखते हैं ये सेकंड पेज। सेकंड पेज जो है आपकी बुक का, इस चैप्टर का, उसमें ये पिक्चर्स दी गई है। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये एक पूरी पिक्चर है जो एक मैगजीन में छपी गई थी, ठीक है। और उसमें क्या है, जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें अलादीन है। अलादीन ने अपना मैजिक लैम्प पकड़ा हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ द मैजिक लैम्प उन्होंने एक ब्यूटीफुल पैलेस को बिल्ड किया है, ठीक है। ओरिएंट मतलब ही फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन। ऑलराइट, फिर नीचे वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि एक पर्सन है, ही इज होल्डिंग द टूल्स। तो इसके लिए जैसे अलादीन का टूल था मैजिक लैम्प, यहाँ पे हमारे लिए टूल्स क्या है जो हम यूज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स ही हैड बिल्ड द बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स एंड सो ऑन। तो इसी पिक्चर को अब ये डिस्क्राइब किया गया है ब्लू बॉक्स में। तो ये पिक्चर क्या डिनोट करिए, इट इज डिनोटिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी।
What it is denoting? It is denoting the glorification of machines and technology. ठीक है, अब ये पिक्चर कहाँ पे आई थी? ये पिक्चर ट्रेड मैगजीन में छपी थी और इसमें दो मैजिशियंस बताए हुए हैं. ऑन द टॉप देयर इज एन अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट. ओरिएंट से अलादीन है और उन्होंने अपने मैजिक लैम्प से एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया है. और अगर हम बॉटम की बात करें तो ये एक मॉडर्न मैकेनिक है हमारी तरह, एंड उन्होंने अपने मॉडर्न टूल्स के साथ ब्रिज बनाया है, शिप बनाया है, टावर बनाया है, बिल्डिंग खड़ी करी है. राइट, तो अलादीन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईस्ट, ईस्टर्न साइड एंड द मॉडर्निटी. ऑलराइट, सॉरी, ईस्टर्न साइड एंड द पास्ट. और जो न्यू मैकेनिक है, मैकेनिक वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द मॉडर्निटी. ऑलराइट, तो दोनों पिक्चर्स में दिखाया गया है कि देयर इज अ ट्रायम्फ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड इज एट विक्ट्री, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है. तो मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनोवेशंस, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीमशिप्स. तो मॉडर्न वर्ल्ड किससे एसोसिएटेड है? कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, मशीनरी आ रही है, फैक्ट्रीज है, रेलवेज है, स्टीमशिप है. तो ये दोनों पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग, इन दोनों पिक्चर को हम यूटोपिया नहीं बोलेंगे क्योंकि ये विजन नहीं है, ये किसी मैगजीन में छपा गया था. ऑलराइट, now next let's get started with the first topic, that is before industrial revolution. इंडस्ट्रियल चेंजेस जो आए थे, इंडस्ट्रीज में जो एकदम से फैक्ट्रीज खुल गई थी, उससे पहले कैसे काम होता था या नहीं होता था, वो हम पढ़ने वाले हैं. तो टॉपिक 1 में ये बताया जाता है कि जब भी हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है इंडस्ट्री, तो हमारे दिमाग में आती है फैक्ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्शन हो रही हो. ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्कर की, तो हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. राइट, तो इंडस्ट्रीज का मतलब आज के टाइम पे क्या है? कि फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है और फैक्ट्रीज में जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं. लेकिन मॉडर्न फैक्ट्रीज जो आज के टाइम पे है, उससे पहले भी काम होता था. जब फैक्ट्रीज नहीं थी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में फैक्ट्रीज नाम की जगह नहीं थी, तब भी चीजें प्रोड्यूस होती थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए. इंटरनेशनल मार्केट का मतलब है एक्सपोर्ट करने के लिए, तब भी चीजें प्रोड्यूस होती थी. लेकिन उस टाइम फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होती थी. उस टाइम वो सारी चीजें घरों में प्रोड्यूस होती थी, लोगों के हाउस होल्ड में प्रोड्यूस होती थी. तो जब फैक्ट्रीज नहीं होती थी और तब भी प्रोडक्शन होती थी फॉर इंटरनेशनल मार्केट इन द हाउस होल्ड, तो उस फेज को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ऑलराइट, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? उस फेज को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. राइट, अगर मैं 17th एंड 18th सेंचुरी की बात करूं, दैट मीन्स 1800 वाला पूरा साल, पूरा सेंचुरी, और 1900 वाली पूरी सेंचुरी, मैं अगर इन दो सेंचुरी की बात करूं, उस टाइम पे अर्बन क्राफ्ट जो थे और ट्रेड गिल्ड्स जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे. ऑलराइट, सो टाउन्स में अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स बहुत ही पावरफुल थे. अब आपका क्वेश्चन आता है कि ये थे कौन? अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स थे कौन? ये लोग थे प्रोड्यूसर्स. ठीक है, अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर द एसोसिएशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. और उनके फंक्शंस क्या थे? कि वो क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करते थे. दे ट्रेन देयर क्राफ्ट पीपल, दे प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे कि कितनी प्रोडक्शन होगी, क्या प्रोडक्शन होगी, उसको कंट्रोल करते थे. कंपटीशन को रेगुलेट करते थे, प्राइस को रेगुलेट करते थे, एंड दे मेक श्योर कि नए ट्रेडर्स मार्केट में नहीं आए. दे मेक श्योर दैट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू द एंट्री ऑफ द न्यू पीपल. तो ये काम था अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स का, जो कि पेपर में आ सकता है. राइट, तो रूलर्स ने क्या किया था? रूलर्स ने इन अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड को मोनोपोली दे दी थी. मोनोपोली मीन्स यू कैन ओन, मोनोपोली, मोनो मीन्स सिंगल, और सिंगल का मतलब होता है यू आर द ओनली वन जो आप उस चीज में डील कर सकते हैं और कोई उस चीज में, उस प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकता. तो राइट टू प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाज गिवन टू अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स.
ठीक है। तो उस टाइम पे इट वाज डिफिकल्ट फॉर द न्यू मशीन्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन, राइट। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए टाउन में। क्यों? क्योंकि रूलर्स ने क्या किया था, सारी की सारी मोनोपोली अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स को दे दी थी, और वो बहुत पावरफुल थे एंड दे मेड श्योर कि और कोई भी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में काम ना करे। इसलिए न्यू मर्चेंट्स नहीं आ पाते थे और अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते थे टाउन्स में। तो उन न्यू मर्चेंट्स को भी सरवाइव करना था, उन न्यू मर्चेंट्स को भी काम करना था। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन कंट्री में नहीं, टाउन में नहीं, कंट्री साइड में। तो वो लोग कंट्री साइड गए, वहाँ पे जितने भी पीजेंट्स थे गांव में गए, कंट्री आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री में गए, वहाँ पे गांव में जितने भी पीजेंट्स होते थे उनको मनाया कि तुम हमारे लिए काम करो और हम तुम्हें पैसे देंगे। अब पीजेंट्स जो पहले से एग्रीकल्चर कर रहे थे और जितना भी कमाते थे उनके लिए पूरा नहीं होता था, तो उन्होंने उन मर्चेंट्स की बात मान ली। Alright, so they moved to the countryside and they offered peasants to work for them for money. ठीक है। अब पुअर पीजन और आर्टिसंस इन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया? क्योंकि पहले वो टाइनी प्लॉट पे काम करते थे जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स को काम नहीं मिलता था। ठीक है, दे कुड नॉट वर्क ऑल टुगेदर वहाँ, क्योंकि वहाँ पे इतना छोटा प्लॉट होता था कि वहाँ पे कम लेबर चाहिए होती थी, तो बाकी लोग खाली बैठे रहते थे, अनएम्प्लॉयड थे। तो पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर दी न्यू मर्चेंट्स, राइट। तो उन्होंने ऑल्टरनेट जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, और उसी टाइम जब मर्चेंट्स ने देखा दे आर फाइंडिंग फॉर द ऑल्टरनेट जॉब्स, उनको पैसों की जरूरत है, तो मर्चेंट ने उनको पहले से ही एडवांस दे दिया एज अ लोन कि तुम हमारे लिए गुड्स को प्रोड्यूस करो, और उन लोगों ने उस बात को अग्री कर लिया। तो जितने भी पीसेंट्स थे कंट्री साइड में, अब वो एक्स्ट्रा मनी कमा रहे थे बाय वर्किंग फॉर दी मर्चेंट, और इस वजह से कंट्री साइड और टाउन्स के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप बन गया। और राइट, इस वजह से कंट्री साइड और टाउन के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन गया। क्योंकि कंट्री साइड में कौन था? कंट्री साइड में वो सारे पिजेंट्स थे जो मर्चेंट के लिए काम कर रहे थे, और टाउन्स में वो सारे मर्चेंट थे जो कंट्री साइड जाके पिजेंट्स को काम देते थे। सो देयरफॉर दे बिल्ट अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। ओके। उसके बाद जो प्रोडक्शन हो जाती थी कंट्री साइड में, वो सारी प्रोडक्शन वापस मर्चेंट टाउन में लेके जाते थे, एंड उनका फिनिशिंग सेंटर, वो सारे प्रोडक्ट कम्प्लीटली फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पे होते थे? लंदन में। तो उनका फिनिशिंग सेंटर कहाँ था? लंदन में, राइट। सो उस टाइम पे टेक्सटाइल क्लोथ कैसे प्रोड्यूस होता था इंग्लैंड में? व्हाट वाज द प्रोसेस और व्हाट वाज द साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन इंग्लैंड? तो पहले क्या होता था इसमें? मर्चेंट था, राइट, मर्चेंट क्लोथियर, वो कंट्री साइड जाता था। वो पहले क्या करता था? आई शो यू। वो सबसे पहले वूल खरीदता था फ्रॉम द वूल स्टेपलर। ऑलराइट, मर्चेंट क्लोथियर क्या करता था? वूल खरीदता था फ्रॉम दी वूल स्टेपलर। ठीक है। वूल खरीदने के बाद वो उसको स्पिनर को दे देता था। वो सारी की सारी वूल किसको दे देता था? स्पिनर। अब स्पिनर क्या करता था? उस वूल को थ्रेड में चेंज करता था। ही यूज्ड टू स्पिन yarn ऑफ थ्रेड्स। ऑलराइट, फिर वो थ्रेड वीवर्स के पास जाती थी, फिर वीवर्स के बाद वो फुलर के पास जाती थी। जब वो कंप्लीट रेडी हो जाता था, वो डायर के पास जाता था डाई करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वो फिनिशिंग सेंटर जाता था कंप्लीट फिनिश के लिए, which was in London. All right, this was the cycle of production which used to take place in England. All right, so this was the production process in proto-industrialization era. तो इंग्लैंड में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे प्रोडक्शन होती थी, ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही आपने एक्सप्लेन करना है। इसका प्रॉपर आंसर आपको मेरी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दिस वाज एन एरा ऑफ कमर्शियल चेंज। अब उन्होंने कमर्शियल चेंज मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी थी, अपने सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे, जिससे उनको बहुत पैसा आता था। ऑलराइट, फिर सबसे पहले फैक्ट्री इंग्लैंड में कब आई थी? 1713। कॉटन से स्टार्ट हुई थी। सो कॉटन वाज द सिंबल ऑफ न्यू एरा।
ठीक है। 1730 में फर्स्ट फैक्ट्री आई थी, इट वाज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ। 1730 में सबसे पहली फैक्ट्री आई थी इंग्लैंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसमें क्या होता था, उसमें कॉटन क्लॉथ की प्रोडक्शन होती थी। और राइट, अगर मैं बताऊं तो 1716 में 2.5 मिलियन कॉटन इंपोर्ट करी गई थी इंग्लैंड में। एंड 1787 में 22 मिलियन पाउंड। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जो 2.5 मिलियन कॉटन जब इन्होंने इंपोर्ट करी थी 1760 में, तब हाथों से ज़्यादा काम होता था, तब लेबर वर्क ज़्यादा होता था। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेटअप हुई, मशीनरी आई। और जब मशीन आई तो जल्दी प्रोडक्शन होती थी। और उस जल्दी प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्ट भी चाहिए होता था, तो उन्होंने 22 मिलियन पाउंड कॉटन को इंपोर्ट किया 1787 में। तो कैन यू इमेजिन कितना काम बढ़ गया था मशीन फैक्ट्रीज आने से, मशीन आने से। क्योंकि धीरे धीरे हाथों से धीरे धीरे काम होता है, मशीन से काफ़ी जल्दी काम होता है। राइट। अब कॉटन मिल किसने क्रिएट करी थी, ये 1 मार्कर में आता है, दैट वाज रिचर्ड ऑकराइट। कॉटन मिल किसने क्रिएट करी थी, कॉटन मिल वाज क्रिएटेड बाय रिचर्ड ऑकराइट। राइट। अब आप देखो, पहले हर घर में काम होता था। राइट। मर्चेंट्स आके ऑर्डर देते थे और हर घर में काम होता था। लेकिन अब फैक्ट्रीज आ गई, सारा काम अंडर वन रूफ हो रहा है। अंडर वन रूफ हो रहा है तो सब चीज़ें इजीली मैनेज हो रही है। सुपरविजन बहुत अच्छे से हो रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को चेक करा जा रहा है, लेबर्स के लिए रूल्स एंड लॉज बनाए जा रहे हैं। और इससे और वर्कर आउटपुट भी बढ़ गया। पहले एक वर्कर 2 घंटे में अगर एक टी शर्ट बनाना था, अब वो मशीनरी के थ्रू 1 घंटे में 200 टी शर्ट बनाएंगे। राइट। तो इट हैज़ इनहांस द आउटपुट पर वर्कर। जब मशीन से काम होने लगा तो थ्रेड और यार्न दोनों स्ट्रॉन्गर होने लग गए। राइट। ना कॉस्टली कॉस्टली मशीन्स कुड सेटअप, अब कॉस्टली मशीन्स भी सेटअप करी जा रही थी। एंड विद इन द मिल प्रोसेस सब कुछ अब एक रूफ के अंदर हो रहा था, एक छत के नीचे हो रहा था। और उसमें मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही थी। एंड दिस अलाउड कि बहुत ज़्यादा केयरफुली सुपरविजन करी जाएगी जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनकी। एंड क्वालिटी को भी अच्छे से चेक करा जाएगा। देयर विल बी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लेबर्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें इतनी इजी कंट्री साइड में नहीं थी जितनी इजी वो अंडर वन रूफ थी। ऑल राइट। तो जो 1730 में फैक्ट्री बनी थी बाय रिचर्ड ऑकराइट, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। राइट। उसके बाद पेस ऑफ इंडस्ट्रियल, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल में हमें ये पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज जो है उनका स्पीड कैसी थी। स्पीड मतलब कि किस तरीके से वो बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियल चेंज जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा था, वॉज इट फास्ट और वॉज इट स्लो। तो उसकी पेस के बारे में पढ़ना है। तो उसकी पेस में के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम 4 फेजेस करने वाले हैं। और राइट, इसमें हम 4 फेजेस करने वाला है। और पहला फेज है कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज का। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी, कॉटन एंड मेटल। राइट। 1840 तक से अगर मैं सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री की बात करूँ तो 1840 तक कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एंड 1840 के बाद मेटल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, उसको टेक ओवर कर लिया, दे टुक ओवर दिस प्लेस। रेलवे भी एक्सपैंड होनी शुरू हो गए। इंग्लैंड में रेलवे एक्सपैंड होनी शुरू हो गई, कॉलोनियल एरिया में से रेलवे एक्सपैंड होनी शुरू हो गई। बिकॉज रेलवे से बहुत ईजिली हो गया था एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो रेलवे इज ऑल्सो एक्सपैंडेड। और जब रेलवे एक्सपैंड होगी तो मेटल की भी, आयरन की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रेलवे लाइन, रेलवे ये सब इन्हीं चीज़ों से बनती हैं। राइट। तो 1873 में जब रेलवे एक्सपैंड होनी शुरू हो गई थी तो ब्रिटेन ने आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट किया। एंड एक्सपोर्टेड 77 मिलियन पाउंड ऑफ आयरन एंड स्टील। दैट मीन्स दे एक्सपोर्टेड द डबल ऑफ कॉटन। जितना वो कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे डबल इन्होंने आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट किया। राइट। क्लियर। बिकॉज रेलवे expanded, मशीनरी डिमांड was increasing। तो ये था फर्स्ट फेज। अब हम सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं और सेकेंड फेज में हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में थी। मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हो गई
जो घरों में काम हो रहा था, आर्टिसंस और पीपल्स के हाउस होल्ड में काम हो रहा था। तो न्यू इंडस्ट्रीज जब आई, वो पुरानी इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाई, राइट। 19th सेंचुरी में जो टोटल वर्कफोर्स था, आउट ऑफ 100%, 20%, ओनली 20% वर वर्किंग इन फैक्ट्रीज और 80% अभी भी अपने घरों में काम कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा पेस स्लो हो गया, राइट, क्लियर। उसके बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज की कंट्री साइड में जो इंडस्ट्रीज थी, मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो आर्टिसन और पीजेंट्स के घरों में काम हो रहा था, उसमें भी इनोवेशन आया। बहुत ऑर्डिनरी इनोवेशन था, बहुत छोटा इनोवेशन था, बट उससे क्या हुआ, नॉन मैकेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पे मशीनरी यूज नहीं होती थी, वो सेक्टर ज़्यादा बढ़ गया, जैसे फूड प्रोसेसिंग, पोट्री, टूल मेकिंग, फर्नीचर एंड सो ऑन। और राइट, अब इसी में मैं आपको, यहाँ पे 3 फेजेस हो गए, अब इसी में मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी, एंड दैट केस स्टडी वाज रिलेटेड टू स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन बेसिकली बनाया किसने था, आई टेल यू। स्टीम इंजन वाज प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन, याद रखना, प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन, इम्प्रोवाइज्ड बाय जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रोवाइज किया था, नया मॉडल मैथ्यू बोल्टन ने बनाया था, राइट। Steam engine was produced by Newcomen. Changes was done by it was improvised by James Watt, and new model was manufactured by Matthew Boulton. Lekin they did not have much buyers. They could not find any buyers. Right? पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे, जिसमें कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, कुछ वूल इंडस्ट्रीज में थे, बाकी सारे माइनिंग, कैनन वर्क और आयरन वर्क में थे। ऑल राइट। कॉटन वर्क में उस टाइम पे कॉटन इंडस्ट्रीज में 80 स्टीम इंजन थे, 29 थे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 80 स्टीम इंजन थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज में थे, बाकी सारे स्टीम इंजन माइनिंग, कैनल वर्क और आयरन वर्क में थे। ऑल राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद, न्यू टेक्नोलॉजी वॉज वेरी पावरफुल, एंड बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद द पेस वॉज स्लो, इतनी जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। स्टीम इंजन बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी उससे, बट स्टिल बहुत लोग उस स्टीम इंजन को ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाए। तब भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी स्लो थे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते थे, ठीक है। लार्ज स्केल सेटअप जो होता था उसमें लोग उसको नहीं सेटअप करते थे, क्योंकि जब उसको अगर वो बाई चांस खराब हो जाती थी तो उसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो पेस रिमेन स्लो, एंड इफ मशीन was broken, the repair was very costly. So this was the topic 1, and मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं, काइंडली सी दैट। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक गिवन है, जिसमें पूरा चैप्टर है, लाइक 1 by 1 ऑल द 6 वीडियोस ऑफ ऑल द 6 टॉपिक्स, उसका एक्सप्लेनेशन, साथ में 6 वीडियोस क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी हैं, असर्शन रीजंस की भी हैं, MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ कवर है। So kindly see that, and if you have any doubt, you can contact us on Facebook, Instagram or Telegram. The link is given in the description box. अगर आपको इनकी PDF चाहिए, notes चाहिए, question answers and everything, you can reach us out on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Kindly comment whether this video was useful for you or not. So bye bye everyone. I will be meeting you in next video.